नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन देने की सोनिया गांधी से सिफारिश, आखिरी फैसला बाकी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में भाजपा के लिए कठिन होगा सीटों का बंटवारा। अब रामदास अठावले ने भी मांगा अपना हिस्सा, बोले काटेंगे बीएसपी का वोट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोनू सूद के घर फिर पहुंची इनकम टैक्स विभाग की टीम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन देने की सोनिया गांधी से सिफारिश, आखिरी फैसला बाकी। जी हाँ दोस्तों, धरना प्रदर्शन आंदोलनों के लेकर बने कांग्रेस के एक पैनल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से सिफारिश की है कि 27 सितंबर को बुलाए किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया जाए। कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हाथ में है। माना जा रहा है कि पैनल ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक के बाद सोनिया गांधी को यह सिफारिश भेजी है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा सहित पैनल के सभी सदस्य शामिल हुए थे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक पार्टी सूत्र ने कहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के बिना भारत के किसान बिना थके कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही थी। इसलिए कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष से सिफारिश की है कि किसानों के भारत बंद को पार्टी पूरी तरह समर्थन दे। अब कांग्रेस अध्यक्ष इस मामले में आखिरी फैसला लेंगी। माना यह भी जा रहा है कि भारत बंद का आह्वान करने वाला किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा भी नेताओं और अन्य संगठनों से समर्थन मांग सकता है। इस बीच कांग्रेस ने 20 से 30 सितंबर के बीच देश भर में अपनी प्रदेश इकाइयों को केंद्र सरकार के आर्थिक, सामाजिक और कोविड रोधी नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को कहा है। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने ऐलान किया है कि वे 27 सितंबर को भारत बंद करेंगे। किसानों ने पिछले साल नवंबर में कानूनों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में भाजपा के लिए कठिन होगा सीटों का बंटवारा। अब रामदास अठावले ने भी मांगा अपना हिस्सा, बोले काटेंगे बीएसपी का वोट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही पार्टियों में सीटों के बंटवारे के लिए खींचतान शुरू हो गई है। एनडीए के सहयोगी ज्यादा सीटें पाने की आस लगाए हैं और साथ ही यह भी कह रहे हैं कि अगर संतोषजनक फैसला नहीं किया गया तो वो अलग से ताल ठोकेंगे। बिहार में एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी स्पष्ट कहा है कि अगर पर्याप्त सीटें नहीं दी जाती हैं तो उन्होंने यूपी में 400 सीटें चिन्हित कर ली हैं, जहां से उनके उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी कहा है कि वो भाजपा के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। गोरखपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अठावले ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर वो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि अठावले की पार्टी केंद्र में एनडीए में है। उन्होंने यह भी कहा कि वो मायावती के वोटों में सेंध लगाएंगे। अठावले ने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश में भाजपा उन्हें 10-12 सीटें दे देगी और वो अनुसूचित जाति वाले इलाकों में अपने उम्मीदवार उतार सकेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 26 सितंबर से उनकी पार्टी प्रदेश में बहुजन कल्याण यात्रा निकालेगी। यह यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी और 18 दिसंबर को लखनऊ में खत्म होगी। उनका कहना है कि उनकी पार्टी बसपा के वोट काट सकती है और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। यूपी चुनाव में निषाद पार्टी भाजपा की बड़ी सहयोगी मानी जाती है। पिछले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संजय निषाद ने असंतोष जाहिर किया था। हालांकि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि निषाद पार्टी के सहयोग के बिना कोई यूपी की सत्ता में कोई नहीं आ सकता। वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के साथ अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोनू सूद के घर फिर पहुंची इनकम टैक्स विभाग की टीम। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद से जुड़े स्थानों पर बुधवार को हुई 20 घंटे की छापेमारी के बाद आईटी विभाग की टीम आज भी रेड करने पहुंची है। बुधवार को भी उनके घर और ऑफिस समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोनू सूद ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। वे दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। बता दें कि सोनू सूद ने कोरोना काल में जिस तरह से एक आम इंसान की दिल खोलकर मदद की, लोग उन्हें मसीहा कहने लगे। बुधवार को हैरान करने वाली खबर आई। सोनू सूद से जुड़ी जगहों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू सूद के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू सूद का साथ मिला था। आप नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुझे यह जानकर हैरानी हो रही है कि जिस व्यक्ति ने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात लगाकर लोगों के लिए काम किया, लोगों की जान बचाने के लिए काम किया, अपने घर के सामान को गिरवी रखकर लोगों की मदद की, उसके घर में इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। आखिर आप संदेश क्या देना चाहते हैं?
इस देश में जिस व्यक्ति को सरकार को सम्मानित करना चाहिए उसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिनकी सरकारों में गंगा नदी में लाशें तैरती रहीं, चील कौवे उन्हें नोचते नजर आए और जो आदमी दिन रात लोगों के लिए काम कर रहा है, मदद कर रहा है, उसके यहाँ आप छापे डलवा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और मोदी सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज, कहा नौकरियों का वादा सिर्फ वादा ही रहा। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में नौजवान परेशान है। सरकार ने उनसे 70 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन वादा सिर्फ और सिर्फ वादा ही रहा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी साख खो चुकी है, वो झूठ का प्रशिक्षण केंद्र बन गई है। जनता से वादे करके भूल जाना भाजपा का चरित्र हो गया है, यह जनता को धोखा देना है। अखिलेश यादव ने कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मानते थे कि वादा खिलाफी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस हिसाब से भाजपा बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है जिसने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे भी भुला दिए हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल भी पूछे। अखिलेश ने पूछा, आखिर भाजपा अपने संकल्प पत्र को क्यों नहीं पूरा किया है? किसानों नौजवानों के लिए जो वादे किए गए क्यों भुला दिए गए? किसान की न तो कर्ज माफी हुई, न उसे फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला और न ही किसान की आय दुगनी हुई। पूर्व सीएम ने कहा कि आज भी गन्ना किसान अपने बकाया के लिए परेशान घूम रहा है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसका बकाया है। मिल मालिकों को ही भाजपा सरकार में राहत मिल रही है। गन्ना किसान को तो लागत मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। गन्ना बकाया का ब्याज क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि नौजवान परेशान है, उनसे 70 लाख नौकरियों का वादा किया गया, वो सिर्फ वादा ही रहा है। प्रदेश में न नौकरियां हैं, न नए उद्योग आ रहे हैं कि रोजगार पैदा हो, बल्कि जो उद्योग लगे हैं वे भी बंद होने के कगार पर है। नौकरियां मांगने पर युवाओं पर लाठी पड़ती है। नोटबंदी जीएसटी से व्यापार चौपट है। व्यापारी कर्ज में दब गए हैं। बुनकरों का धंधा चौपट है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का झंडा थामकर कांग्रेसी घूमे घर घर। जी हां दोस्तों, शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस कार्यक्रम प्रारंभ किया। महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि देश की आजादी का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है। कहा, आज जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। हाथों में कांग्रेस का झंडा थामे कांग्रेस के कार्यकर्ता गली मोहल्लों में निकले। अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि देश की आजादी से लेकर अभी तक कांग्रेस देश सेवा में संलग्न है। पूर्व में शायद ही ऐसा कोई घर रहा हो जिसमें कांग्रेस विचारधारा ना हो, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की विचारधारा है। सभी धर्मों का सम्मान आदर, देश की एकता अखंडता को स्थापित करने की विचारधारा है। अब उसी विचारधारा को मजबूत करना है। दूसरी पार्टियों ने अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही। इस दौरान शंभू सेन, जितेंद्र भदौरिया, मंसूर अली, रईसुद्दीन काजी, सूरज रायकवार, सरफराज अली, मोहम्मद अनीश आदि मौजूद रहे। प्रियंका गांधी लड़ सकती है 2022 का विधानसभा चुनाव। अमेठी या रायबरेली सीट से मैदान में उतरने की चर्चा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है। तो वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और वो जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो वो गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। इससे पहले गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव ही लड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहली पसंद अमेठी विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि रायबरेली सीट भी कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन अमेठी सीट पर भाजपा से राहुल गांधी की हार का बदला भी लेना है। साथ ही साथ प्रियंका अमेठी में लोकसभा चुनाव के लिए जमीन भी तैयार करेंगी, जिससे स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनौती दी जा सके। बीते दिनों लखनऊ दौरे पर आए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को एडवाइजरी कमेटी ने भी कहा था कि उनके चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नई ताकत मिलेगी। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी प्रियंका गांधी को सुझाव दिया था कि उन्हें विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरना चाहिए। हालांकि प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में उतरने या न उतरने को लेकर अभी कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी के ऑफिस की तरफ से अमेठी व रायबरेली सीट का डेटा इकट्ठा किए जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने बनाई स्पेशल 26 टीम, योगी सरकार पर हल्ला बोल की तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में हुए घोटालों के लिए स्पेशल 26 मीडिया पैनल लिस्ट की टीम बनाई है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार में हुए घोटाले का खाका तैयार कर मीडिया और प्रदेश की जनता के सामने रखेगी। इसके लिए स्पेशल 26 टीम के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभाग से सूचना एकत्र करने का आदेश भी दिया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ जमकर हल्ला बोलती नजर आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस ने स्पेशल 26 मीडिया पैनलिस्ट की टीम तैयार की है। मीडिया पैनल लिस्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अंशु अवस्थी, प्रियंका गुप्ता, अब्बास हैदर, विशाल राजपूत, रफत फातिमा, मुकेश सिंह चौहान सहित अन्य 26 लोगों को इस पैनल लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनको योगी सरकार के सभी विभागों के खिलाफ हल्ला बोल की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे कहा गया है कि वे प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों को डिपार्टमेंट से अपनी इन्फॉर्मेशन के तहत निकालकर मीडिया और जनता के सामने लेकर आएं। स्पेशल 26 टीम को योगी सरकार के सभी विभाग में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें PWD विभाग, सिंचाई विभाग, जल विभाग, समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ग्राम विकास विभाग। ये सभी पैनलिस्ट अपनी जानकारी और सोर्स की मदद से घोटालों की सूचना निकालकर मीडिया और लोगों के सामने रखेंगे, जिससे वे सरकार को और लोगों को यह पूरी तरीके से बता सके कि आखिर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने घोटाले किए हैं। हालांकि टीवी डिबेट पर भी इन्हीं मुद्दों को पुरजोर तरीके से रखने के लिए कहा गया है। साफ तौर से मीडिया डिबेट में योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से ठीक पहले घोटालों को उजागर कर योगी सरकार को एक्सपोज करने का प्लान पूरी तरीके से कांग्रेस में तैयार कर लिया है। इस प्लान को अमलीजामा पहनाने के लिए स्पेशल 26 की टीम तैयार की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने बदली मुलायम के माय फॉर्मूले की परिभाषा, कहा यही दिलाएंगे जीत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समेत सभी प्रमुख दल अपने अभियान में जुट गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी की चर्चित MY फॉर्मूले की परिभाषा बदलते हुए कहा कि यही दोनों प्रदेश में सपा की सरकार बनवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में MY फॉर्मूले को नया नाम दे दिया है। महिलाओं और युवाओं को रिझाने की कोशिश में जुटे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि हम नेताजी के फॉर्मूले पर काम नहीं कर रहे हैं। नेताजी ने जो MY का फॉर्मूला बनाया था उसे हम लोगों ने बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब M का मतलब महिला और Y का मतलब यूथ है। यही दोनों मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे सपने दिखाती है, लेकिन अब बीजेपी के दिन चले गए हैं और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने जितने झूठे सपने दिखाए उतने झूठे सपने किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जनता को नहीं दिखाए। इसीलिए अब जनता 2022 के चुनाव में बदलाव चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की चुनाव को लेकर रणनीति के बारे में कहा, हमने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किया था, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और कम समय में कई विश्वविद्यालय भी बनवाए। इसीलिए इस बार जो भी पार्टी जनता के सुख दुख में सहभागी होगी और उन्हें साथ लेकर चलेगी, वही पार्टी 2022 में जीतकर यूपी में आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जब यूपी में बीजेपी 2017 में जीत कर आई थी तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाए गए थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और साथ ही साथ देश के कई बड़े उद्योगपतियों को भी इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर बुलाया गया था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार बताए कि आखिर यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा धर्म की दलाली करती है बीजेपी, खुद को बोलती है हिंदू पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस का नया लोगो जारी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और RAS पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की दलाली करती है लेकिन खुद को हिंदू पार्टी कहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को हिंदू पार्टी कहती है लेकिन देवी लक्ष्मी पर हमला करती है और महिलाओं की ताकत को कमजोर कर मां दुर्गा पर हमला करती है। बीजेपी धर्म की दलाली करती है लेकिन खुद को हिंदू पार्टी बताती है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में बीजेपी की सरकार है। इनकी जो विचारधारा है और जो हमारी विचारधारा है, उसमें से एक ही विचारधारा देश पर राज करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेसी होते हुए मैं समझता हूं कि मैं बाकी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, पर मैं RSS की विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है। भाजपा के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, तो अगर पिछले 200 साल में एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो, उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं, इसको बीजेपी के लोग भी मानते हैं। अगर गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और अपनी पूरी जिंदगी उसी विचारधारा में लगाई, तो उस व्यक्ति की छाती में RSS के लोगों ने गोली क्यों मारी। गांधी को पूरी दुनिया ने मिसाल समझा। उन्होंने दुनिया को अच्छी तरह से अहिंसा के बारे में समझाया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी बात, दिवाली का समय है, लक्ष्मी जी की मूर्ति आपने देखी है। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्य पूरा करती है। दुर्गा क्या है? दुर्गा शब्द आता है दुर्ग से रक्षा।
लक्ष्मी की शक्ति नोटबंदी से कमजोर हुई, जीएसटी लागू किया, लक्ष्मी की शक्ति कम हुई, ये झूठे हिंदू हैं। मोहन भागवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? नहीं देखी है। उनको सिर्फ दबाना आता है। आरएसएस ने किसी महिला को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव पार्टी के प्रति है कितना डेडिकेशन, चेक कर टिकट देगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी कमर कस रही है। पार्टी महासचिव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर हालात की जानकारी ली, तो वहीं तस्वीरें खिंचवाकर समर्थकों का मनोबल भी बढ़ाया। पार्टी ने अब चुनावी समर में अपने योद्धा उतारने के पैमाने का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने चाह रखने वालों को पार्टी की ओर से निर्धारित फॉर्मेट में एक फॉर्म के जरिए इलेक्शन कमेटी में आवेदन करना होगा। कांग्रेस ने रूट लेवल कमेटियां बनाई हैं, जिनमें पार्टी के न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं। ये कमेटियां कैंडिडेट को लेकर रिसर्च करेंगी और एक रिपोर्ट कार्ड इलेक्शन कमेटी को सौंपेंगी। 10 लोगों के नाम इलेक्शन कमेटी तक भेजे जाएंगे। इलेक्शन कमेटी 8 लोगों को रिजेक्ट कर 2 लोगों के नाम हाईकमान यानी प्रियंका गांधी वारा को भेजेगी, जिसमें से प्रियंका गांधी के यहां एक नाम तय होगा जो विधानसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार होगा। कांग्रेस पार्टी जो फॉर्म उम्मीदवारों से भरवा रही है, उसमें साफ तौर पर पूछा गया है कि आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, आप कितने समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आपकी योग्यता क्या है, कांग्रेस की नीतियों से आप कितना परिचित हैं, आपके क्षेत्र में आपकी पहचान किस तरीके से है, आपराधिक इतिहास आपका है कि नहीं। इसके अलावा उम्मीदवारों को कुछ लाइन में ये भी बताना होगा कि उन्हें क्यों उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के सदस्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक न्याय पंचायत अध्यक्ष और ग्राम सभा अध्यक्ष को हर विधानसभा में तैनात किया गया है, जिनकी संख्या तकरीबन 50,000 है। ये लोग टिकट के लिए आवेदन करने वालों के संबंध में निर्धारित बिंदुओं के आधार पर जानकारी जुटाएंगे। उन्होंने बताया कि रूट लेवल कमेटियां ये भी पता करेंगी कि कांग्रेस से टिकट का आवेदन करने वाले का पार्टी के प्रति डेडिकेशन कितना है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये भी बताया कि कांग्रेस से टिकट के लिए अब तक लगभग हर विधानसभा से आवेदन आए हैं, कहीं से 1 तो कहीं से 10-10 आवेदन मिले हैं। इतनी तादाद में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर के इलेक्शन कमेटी को सौंपे हैं, पार्टी ने इन सभी के रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए रूट लेवल कमेटियों को कार्य सौंपना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब्बाजान के बाद चाचाजान की एंट्री, राकेश टिकैत ने ओवैसी के बहाने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है। अभी सूबे में अब्बाजान को लेकर राजनीतिक जंग चल ही रही थी कि अब चाचाजान की एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचाजान बताया। यहाँ एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचाजान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो हापुड़ पहुंचे थे। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की सरकार सड़कें फैक्ट्री बेचने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। हमें भी 1 जनवरी 2022 से अपनी फसल के दाम दोगुने चाहिए। हम लोगों के बीच में जाकर अपनी बात बताएंगे। अगर इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया तो हमें भी इसे वोट नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कुशीनगर में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अब्बाजान कहने वाले गरीबों का सारा राशन हड़प जाते थे। योगी आदित्यनाथ पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर इसके जरिए वार कर चुके हैं। सीएम योगी के इसी बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और इसी शब्द के इर्द गिर्द जुबानी जंग छिड़ रही है। अखिलेश यादव ने भी यूपी सीएम पर पलटवार करते हुए कहा था कि भाजपा को अपना हाल पता है, इसलिए इनके मुखिया की भाषा बदल गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस की घटना का जिक्र कर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यूपी के सीएम महिला विरोधी सोच। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा, वैसे भी यूपी के सीएम महिला विरोधी सोच के अगुआ हैं। वो कह चुके हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा, आज से 1 साल पहले हाथरस में बलात्कार की भयावह घटना घटी थी और ऊपर सरकार ने परिवार को न्याय व सुरक्षा देने की बजाय धमकियां दी थी और उनसे बेटी के ससम्मान अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया था। बता दें,
प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। प्रियंका ने दूसरे ट्वीट में लिखा, सरकार के अधिकारियों व भाजपा के नेताओं ने बयान देकर बलात्कार न होने जैसी बातें कही थी व पूरी सरकारी मशीनरी की ऊर्जा पीड़िता का चरित्र हनन करने में खर्च की गई थी। वहीं तीसरे ट्वीट में प्रियंका ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर इतना खराब रुख रखने वाली सरकार के मुखिया से आप संवेदनशीलता की आस रख भी कैसे सकते हैं। वैसे भी यूपी के मुख्यमंत्री महिला विरोधी सोच के अगुआ हैं। वो कह चुके हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए।